मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। मित्रों आज हम सीटेट, यूपीटेट, डीएलएड सेमेस्टर, बीएड सेमेस्टर में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षण के स्तर के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो मित्रों हम शुरू करते हैं शिक्षण के स्तर की। तो बात करें तो मित्रों ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार के शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, ऐसा मॉरिसन विगे महोदय ने बताया है कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। तो ध्यान दीजिए मित्रों, यह शिक्षण के 3 स्तर क्या है? स्मृति स्तर है पहला पॉइंट, दूसरा है बोध स्तर, तीसरा है चिंतन स्तर। तो ध्यान दीजिए मित्रों, जब हम पहले पॉइंट यानी कि स्मृति स्तर का जब हम शिक्षण कर चुकेंगे तो ही दूसरे पॉइंट पर हम पहुंच पाएंगे बोध स्तर पर। जब बालक का बोध स्तर का शिक्षण पूरा होगा तब बालक तीसरे स्तर पर पहुंच पाएगा चिंतन स्तर। यानी कि मित्रों यह एक सीक्वेंस में बंधे हुए हैं, एक क्रम में। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें स्मृति स्तर किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए स्मृति स्तर जो होता है वह निचली कक्षाओं में बालक के मस्तिष्क पर जोर देकर सूचनाओं को याद कराई जाती है। जैसे कि मित्रों क, ख, ग, घ, अंग। क माने कबूतर, ख माने खरगोश, ग माने गमला, अंग माने कुछ नहीं। यह क्या होता है मित्रों कि जो शिक्षक होता है बालक के मस्तिष्क पर जोर देकर रटवाता है सूचनाओं को, और यह निचली कक्षाओं में दी जाती है मित्रों, जो स्मृति स्तर होता है। सीधे सीधे बात है कि बालक के मेमोरी पावर पर जोर देकर जो सूचनाएं रटवाई जाती हैं उसे यह स्मृति स्तर कहते हैं। जब बालक का स्मृति स्तर का शिक्षण पूरा हो जाता है तो हम दूसरे स्टेप पर आते हैं बोध स्तर। और मित्रों जो स्मृति स्तर का शिक्षण होता है वह 0 से बाल्यावस्था के प्रारंभ तक ही होता है। उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम बोध स्तर का शिक्षण उसे देते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, बोध स्तर में बालक को सूचनाओं को समझने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि बालक जो है वह सूचनाओं को कितना ज़्यादा वह समझ रहा है, और समझने के बाद वह सूचनाओं को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर ले। जैसे कि मित्रों कोई भी कविता जो लिखी होती है, जो कक्षा 9, 10 में, 6, 7 में लिखी होती है, हम बालक को कविता देते हैं, हम कहते हैं कि इस कविता की व्याख्या कीजिए। बालक संदर्भ लिखता है, प्रसंग लिखता है, और मित्रों जो कविता में बालक व्याख्या करता है, बालक कविता की व्याख्या अपने समझ के आधार पर करता है। और हम कहते हैं मित्रों निम्नलिखित विषय वस्तु पर निबंध लिखिए। बालक निबंध जो लिखता है अपने समझ के आधार पर लिखता है, अपने मन की अभिव्यक्ति करके उसमें लिखता है। तो मित्रों क्या है, बोध स्तर समझ पर आधारित होता है। देखिए मित्रों, जब बोध स्तर का शिक्षण पूरा हो जाता है तो हम उच्च लेवल पर आते हैं जिसे हम चिंतन स्तर कहते हैं, और यह तीसरा लेवल होता है जो व्यापक स्तर का होता है। चिंतन स्तर जो होता है मित्रों यह जब बालक परिपक्व हो जाता है तब होता है। जैसे कि मित्रों हम कहते हैं जब बालक किसी भी समस्या में घिर जाता है, समस्या में घिरने के बाद जब उसका समाधान करता है तो वह अपने मस्तिष्क में सोच विचार करके करता है। यह क्या है मित्रों, चिंतन स्तर है। कोई नई कविता लिखना कैसा स्तर है? चिंतन स्तर है। कोई नया कार्य करना, नई विषय वस्तु बनाना कैसे होता है मित्रों? चिंतन स्तर के आधार पर होता है। जब बालक चिंतन मनन अपने आप करता है, किसी भी नई वस्तु का सृजन करना चिंतन स्तर पर होता है। तो मित्रों यह तीसरा लेवल होता है जो सबसे उच्च होता है। अब ध्यान दीजिए मित्रों, हम इसी एक स्तर को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए मित्रों, शिक्षण का स्मृति स्तर। तो देखिए मित्रों यह शिक्षण का सबसे निचला स्तर है। इस स्तर में विद्यार्थियों को सूचनाएं ज्यादातर निचली कक्षाओं में याद कराई जाती हैं। देखिए मित्रों जो स्मृति का स्तर होता है, जो शिक्षण का स्मृति स्तर होता है, यह छोटी कक्षाओं में दी जाती है। बालक को सूचनाएं याद करवा जाती है। बालक के मस्तिष्क पटल पर जोर देकर जो शब्द होते हैं, शब्द के चिन्हों को अंकित किया जाता है। ध्यान दीजिए मित्रों, इस स्तर के 5 चरण है। स्मृति स्तर के 5 चरण से होकर गुजरना पड़ता है, तब बालक को इस स्तर का ज्ञान होता है। देखिए मित्रों जो हर्बर्ट द्वारा दिए गए हैं, यह 5 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं? हर्बर्ट द्वारा दिए गए हैं, इसीलिए इसे पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं। यदि हम बात करें पंचपदी प्रणाली किसने दिया, तो हर्बर्ट महोदय ने दिया। और ध्यान दीजिए मित्रों NCERT की पाठ्य योजना हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली पर ही बनाया जाता है। देखिए मित्रों जब शिक्षक पढ़ाना जाता है, कक्षा में पढ़ाने से पहले पाठ्य योजना बनाता है। पाठ्य योजना तैयार
किस आधार पर किया जाता है? इसी हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली के आधार पर ही तैयार किया जाता है। देखिए मित्रों, यह 5 पद क्या है? यह पद यही है, स्मृति स्तर के चरण जो होते हैं मित्रों, चरण कह लीजिए या 5 पद कह लीजिए, चरण और पद का मतलब एक ही होता है। देखिए मित्रों, किसी भी पाठ्य योजना को बनाने के लिए या कोई भी विषय वस्तु बालक के स्मृति स्तर पर सिखाने के लिए 5 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। तो मित्रों ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट है तैयारी। तैयारी में क्या होता है? देखिए मित्रों, जो शिक्षक होता है, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने से पहले पाठ्य योजना बनाता है। पाठ्य योजना घर पर बनाता है। पाठ्य योजना में क्या करता है? बालक का पूर्व ज्ञान कैसा है, बालक का पढ़ने का स्तर कैसा है, बालक की रुचि, योग्यता, अभिक्षमता को ध्यान में रखकर वह पाठ्य योजना तैयार करता है। इसे हम क्या कहते हैं? तैयारी कहते हैं। और मित्रों, शिक्षक जब कक्षा में पहुंचता है तो क्या कहता है? जैसे कि मित्रों, शिक्षक कक्षा में पढ़ाने जा रहा है कछुआ और खरगोश की कहानी, तो जो एनसीईआरटी की बुक आपने पढ़ी होगी, देखा होगा कि एनसीईआरटी के बुक के ऊपर लिखा होता है कि बच्चों आज हम कछुआ और खरगोश की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। यह कहानी बहुत रोचक है। इस कहानी में आप नई नई बातों को सीखेंगे। कौन जीतता है, कछुआ ज़्यादा तेज चलता है कि खरगोश ज़्यादा तेज चलता है? जब ऐसा बात शिक्षक कहता है तो सभी बच्चे क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके मन में लालसा उत्पन्न हो जाती है कि कौन जीता। तो यह क्या है मित्रों? यह तैयारी है। अब तैयारी के बाद दोस्तों क्या होता है कि प्रस्तुतिकरण। जो शिक्षक अपनी पाठ्य योजना बनाकर आया है उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाएगा, वह सभी बातें वह बच्चों को बताएगा। या क्या होगा मित्रों? प्रस्तुतिकरण होगा। जैसे कि मित्रों, जो छोटे लेवल के बच्चे हैं, छोटे लेवल के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं क, तो मित्रों क्या क्या है? क को प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं मित्रों कि क माने कबूतर, ख माने खरगोश, ग माने गमला, घ माने घड़ी, अंगा माने कुछ न। तो मित्रों क्या होता है? इस प्रकार हम बच्चों को उनके समझ के आधार पर हम अपनी जो पाठ्य योजना तैयार करते हैं उसके आधार पर विषय वस्तु को प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे कि क माने कबूतर, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं क को याद दिला रहे हैं उसके मस्तिष्क पर, लेकिन किसके सहारे? कबूतर के सहारे। ख माने खरगोश, खरगोश बच्चा जानता है, खरगोश को बच्चे ने देखा है, लेकिन हम उसके सहारे क्या याद करा रहे हैं? ख याद करा रहे हैं। ग माने गमला, बच्चे ने गमला देखा है। गमला क्या है? बच्चे का पूर्व ज्ञान है, लेकिन ग माने गमला हम बोलते हैं, बच्चों को याद क्या करा रहे हैं? ग याद करा रहे हैं। तो मित्रों यह दूसरा पॉइंट होता है प्रस्तुतिकरण का, जब शिक्षक विषय वस्तु को प्रस्तुत करके बच्चों को सूचनाएं देता है अपनी जो होती है शिक्षण विधि के अनुसार। तो ध्यान दीजिए मित्रों, हम आते हैं अब तीसरे पॉइंट में, तुलना करने के लिए। देखिए मित्रों, तुलना में होता क्या है कि जो छोटा बच्चा है वह क को ख न समझे, ख को ग न समझे, ग को क न समझे, घ को ख न समझे, इसके बीच में तुलना कराई जाती है। जैसे कि मित्रों क माने कबूतर, कबूतर कैसा है? कबूतर मित्रों उड़ता है, कबूतर के 2 पैर होते हैं। ख माने खरगोश, खरगोश के 2 पैर होते हैं, लेकिन यह उड़ नहीं सकता, यह तेज चलता है। ग माने गमला जो है, ये इसमें फूल लगाए जाते हैं। इत्यादि के बारे में हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। देखिए मित्रों, जैसे कि एक उदाहरण हम और लेते हैं। बच्चों को हम क्या समझाते हैं? जो कुत्ता है, कुत्ते की 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 4 पैर हैं। तब फिर और दोस्तों उसमें से एक बच्चा जो बैठा होता है क्लास में, उसमें से एक बच्चा बोलता है सर जी, जो बिल्ली होती है, बिल्ली के भी 2 आंखें होते हैं, 2 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, सॉरी दोस्तों 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है। तब सर जी बोलते हैं नहीं बेटा, जो कुत्ता होता है वह भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। इससे बच्चा क्या करता है? बच्चा कर लेता है तुलना। फिर उसके बाद मित्रों आ जाते हैं हम चौथे पॉइंट पर, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में मित्रों यह होता है कि जैसे कि जब बच्चा कोई भी, जैसे बच्चा घर में बैठा है और उसके दरवाजे के बाहर कुत्ता भौं भौं करता है, तो बच्चे यह नहीं कहेगा कि बिल्ली बोल रही है, वह कहेगा बाहर कुत्ता खड़ा है, बाहर कुत्ता बोल रहा है। यदि बाहर बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोल रही है तो बच्चा जो घर में है लेकिन बिल्ली को नहीं देख रहा है, तुरंत बोलेगा बाहर बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है।
तो मित्रों क्या है, सूचनाओं का सामान्यीकरण, यानी कि सूचनाओं को समझकर अभिव्यक्त करना। हम चौथे पॉइंट पर आ जाते हैं। जब सूचनाओं को समझ लेते हैं, सूचनाओं को ज्ञान हो जाता है, उसके बाद हम अभिव्यक्त कर देते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं। यह क्या है, यह अनुप्रयोग है। इस प्रकार मित्रों हमारा यह शिक्षण का स्मृति स्तर समाप्त हुआ। अब हम पहुंचते हैं मित्रों शिक्षण के बोध स्तर पर। बोध स्तर को हम अवबोध स्तर भी कहते हैं। तो हम कैमरा को उस तरफ ले चलते हैं मित्रों। देखिए मित्रों, यह शिक्षण का दूसरा स्तर है, बोध स्तर। बोध स्तर क्या है मित्रों, जिसे हम अवबोध स्तर भी कहते हैं। किसी भी विषय वस्तु को रटने के बजाय शिक्षण के बोध स्तर का प्रयोग होता है। यानी कि मित्रों स्मृति स्तर के बाद जब हम दूसरे लेवल पर पहुंचते हैं, अवबोध स्तर या बोध स्तर, इसमें किसी भी विषय वस्तु को रटने के बजाय विषय वस्तु को समझने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ध्यान दीजिए मित्रों, इस स्तर का प्रयोग उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा में किया जाता है। उच्च शिक्षा यानी कि 6 से लेकर 8 तक, या माध्यमिक शिक्षा 12 तक की शिक्षा को देने के लिए करते हैं, क्योंकि इस स्तर में बालक काफी मैच्योर हो जाते हैं, वह विषय वस्तुओं को समझने लगते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, इस स्तर के चरण को मॉरिसन ने दिया है मित्रों, मॉरिसन ने दिया है, और इसमें भी 5 चरण हैं। जिस प्रकार से आपके स्मृति स्तर में 5 चरण थे, ठीक उसी प्रकार में बोध स्तर या अवबोध स्तर में भी 5 चरण होते हैं। बोध स्तर के चरण मित्रों हैं खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अभिव्यक्तिकरण। तो मित्रों इसी चरण को हमको पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए मित्रों, खोज को जिसे मित्रों हम ध्यान दीजिए, जब हम किसी भी विषय वस्तु का प्रयोग को हम करते हैं तो विषय वस्तु के प्रयोग को हम सिद्ध करते हैं, क्या यह प्रयोग वही हुआ है। जैसे कि मित्रों क्या है कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने दिया, तो आज हम इसको रटेंगे नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल को न्यूटन ने दिया, बल्कि आज हम इसको प्रूफ करेंगे, समझेंगे कि हाँ हम गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, क्या गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण क्या सच में काम करता है कि नहीं, इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे, जिससे हम क्या कहते हैं, खोज कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण। जैसे कि मित्रों आज हम क्या कर रहे हैं कि हम गुरुत्वाकर्षण का प्रूफ करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या सच में काम करता है, क्या गुरुत्वाकर्षण है कि नहीं है। इसके बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे मित्रों, खोज करेंगे। सबसे पहले उस विषय वस्तु को उस विषय वस्तु को प्रूफ करेंगे। तो मित्रों अगले चरण पर हम क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या करेंगे मित्रों, जैसे कि हम लेंगे कई विषय वस्तु को, जैसे कि हम लेंगे कलम को, फल को गिरते हुए देखेंगे जमीन पर, कलम को गिरते हुए देखेंगे जमीन पर, पुस्तक को गिरते हुए देखेंगे जमीन पर, किसी भी विषय वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे, फिर देखेंगे कुछ देर पर आ जाएगा जमीन पर। यानी कि दूसरे विषय वस्तु पर जब हम पहुंचेंगे, समस्या को या विषय वस्तु को अपने आंखों के द्वारा देखेंगे, उसको प्रस्तुत करके देखेंगे कि क्या पृथ्वी पर कुछ ऐसा खिंचाव बल है जो सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं मित्रों, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सभी वस्तुएं जब हमको गिरते हुए प्रतीत होंगी तो हम इस बात को क्या कर लेंगे, समझ लेंगे और अपने मस्तिष्क में घुसा लेंगे। मस्तिष्क में क्या कर लेंगे, समावेशन कर लेंगे, मस्तिष्क में जगह दे देंगे कि सभी वस्तुएं गिरती हैं, पृथ्वी पर कुछ ऐसा बल है जो सभी वस्तुओं को खींचता है। तो यह क्या हो गया मित्रों, यह समावेशन है, जब हम विषय वस्तु को समझकर अपने मस्तिष्क में जगह देते हैं। अब मित्रों ध्यान दीजिए, हम आ जाते हैं चौथे पॉइंट पर, संगठन। संगठन का मतलब होता है मित्रों किसी भी दो विषय वस्तुओं के बीच में अलग अलग करना, यानी कि एक सीखा हुआ ज्ञान दूसरे सीखे हुए ज्ञान से हमें कभी कंफ्यूज न कर दे, कि इसीलिए दोस्तों हम इसे संगठन कहते हैं। जैसे कि मित्रों हम गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े कि पृथ्वी पर सभी वस्तुएं खींचती है, तो इसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन मित्रों जो हमारा संगठन है, संगठन कहता है कि यदि हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यदि हम पढ़ रहे हैं विभिन्न अवधारणा, जैसे कि मित्रों हम पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज किसे कहते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिए, त्रिभुज, चतुर्भुज, समचतुर्भुज सबकी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, सबके अलग अलग सूत्र होते हैं। एक सूत्र दूसरे सूत्र में मिल न जाए, सभी सूत्र अलग अलग रहें, इसे हम क्या कहते हैं मित्रों, संगठन कहते हैं। यानी कि दो विषय वस्तुओं के बीच में हम तुलना कर ले। जैसे कि मित्रों जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल था, गुरुत्वाकर्षण बल कहीं किसी दूसरे
वैज्ञानिक के प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया जो होती है मित्रों, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। हम इस नियम को न समझ ले कि प्रत्येक वस्तु खींचती है, इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, यह न्यूटन का तीसरा नियम है, यह अलग नियम है। तो इन दो नियमों के बीच में जो तुलना है, जो अलगाव है, वह बना रहे, इसे हम संगठन कहते हैं। और मित्रों पांचवें पॉइंट पर आ जाते हैं अभिव्यक्तिकरण, कि हम जो ज्ञान प्राप्त किए हैं, जो सूचना हम प्राप्त किए हैं, जो सूचना को इकट्ठा किए हैं, इसे हम अपने शब्दों में दूसरों को भी बता ले, समझा ले, इसे हम क्या कहते हैं, अभिव्यक्तिकरण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए मित्रों, सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं खोज। किसी भी विषय वस्तु का हम सबसे पहले इसे प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं कि खोजने के लिए इसे हम क्या यह बातें सत्य है कि नहीं सत्य है, यह बातें कैसे होंगी कि नहीं होंगी। फिर हम दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं कि उस समस्या का समाधान करने के लिए हम सीक्वेंस में क्रम वाइज एक एक पॉइंट को प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करने के बाद उस समस्या को जब हम सही जगह तक पहुंच जाते हैं तो उसको अपने मस्तिष्क में समावेशित करते हैं। समावेशित करने के बाद कहीं दूसरी सूचनाओं से हम उसमें गड़बड़ी न उत्पन्न कर दे, इस सीखे हुए ज्ञान का हम किसी दूसरे सीखे हुए ज्ञान को मिला न ले, तो उसके अलग अलग करने के लिए यानी कि तुलना करने के लिए दो सीखे हुए ज्ञान के बीच में क्या अंतर है, इसको समझना क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। और सीखे हुए ज्ञान को जब हम अभिव्यक्त कर सके ताकि दूसरे को भी हम समझा सके, उसे अभिव्यक्तिकरण कहते हैं। जैसे कि मित्रों एक उदाहरण यदि हम और ले तो ध्यान दीजिए, जैसे कि जो कविताएं होती है मित्रों, कविता हम बच्चों को देते हैं या माध्यमिक स्तर पर दिया जाता है, जो कि 9-10 वाले बालकों को दिया जाता है। हम कहते हैं कविता को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए, कविता की व्याख्या लिखिए। तो जो बालक है कविता को समझता है, समझकर वह अपने शब्दों में लिखता है, न कि वह हूबहू किताब की राइटिंग उतार देता है। तो मित्रों जैसे कि हम कहते हैं इस विषय वस्तु पर निबंध लिखिए, जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए, तो बच्चा पुस्तक में लिखे हुए शब्दों को अपने शब्दों में लिखता है। पुस्तक में जो लिखी हुई ज्ञान होता है बच्चा हूबहू नहीं उतारता है, वह जनसंख्या विस्फोट पर कुछ अलग अलग तरीके से जोड़ता है, अपनी नई नई बातों को सोचकर उसमें समाहित करता है, विषय वस्तु को समझता है। तो मित्रों जो बोध स्तर होता है या अवबोध स्तर होता है, यह समझने पर ज़्यादा जोर देता है। अब हम आ जाते हैं सबसे उच्च लेवल का स्तर है मित्रों चिंतन स्तर, और यह चिंतन स्तर होता है जब बालक परिपक्व हो जाता है उस स्तर में। तो ध्यान दीजिए मित्रों, चिंतन स्तर होता है यह शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है, जहां हमें सूचना का अर्थ समझने के साथ साथ समस्या का समाधान पर चिंतन करना होता है। पहला पॉइंट है मित्रों, और दूसरा पॉइंट है शिक्षण के इस स्तर को मॉरिसन पी हंट ने दिया है। मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए, मॉरिसन पी हंट ने दिया है, इसमें 4 चरण होते हैं जो यहाँ पर है मित्रों। तो ध्यान दीजिए मित्रों, जो चिंतन स्तर होता है या किसी भी विषय वस्तु को समझने के साथ साथ विषय वस्तु में कौन सी समस्या उत्पन्न है, उस समस्या का हम किस प्रकार से समाधान करेंगे, यह सोचना, तर्क वितर्क करना कैसा स्तर है, चिंतन स्तर है। कोई नई कविता का सृजन करना, नई विषय वस्तु बनाना किस स्तर पर होता है, चिंतन स्तर पर होता है। तो मित्रों चिंतन स्तर के लिए हमें निम्नलिखित 4 चरणों पर गुजरना पड़ता है, ऐसा मॉरिसन पी हंट महोदय ने बताया है। तो यह 4 चरण क्या है? पहला है समस्या को पहचानना या प्रस्तुत करना। देखिए मित्रों, जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होगी, जैसे कि मित्रों क्या है, मार्कर है, मार्कर ठीक ठाक चल रहा है, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड अपना कार्य कर रहा है, मोबाइल है, कैमरा अपना कार्य कर रहा है, और देखिए मित्रों हमारे सामने 4 लाइट जल रही है, लाइट अपनी कार्य कर रही है। यदि मित्रों कोई लाइट बंद हो जाए, कैमरा हमारा बंद हो जाए, हमारा मार्कर चलना बंद हो जाए, बोर्ड अपने आप टूट जाए, तो क्या होगी, हमारे मस्तिष्क में तुरंत चिंतन शुरू हो जाएगा कि लाइट क्यों बंद हो गई, कहाँ पर गड़बड़ी उत्पन्न हुई, कैमरा क्यों बंद हो गया, मोबाइल क्यों खराब हो गया। देखिए मित्रों, कोई भी समस्या तभी प्रस्तुत होती है जब समस्या का हम ढूंढते हैं क्या, समाधान, जब हम समस्या को पहचानते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हमारे सामने कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, समस्या सबसे पहले क्या होती है, प्रस्तुत होती है। प्रस्तुत होने के बाद समस्या से संबंधित विभिन्न हम संकल्पना बनाते हैं, संभावित समाधानों पर विचार करते हैं। जैसे कि मित्रों ध्यान दीजिए, हमको जाना है वाराणसी से इलाहाबाद, वाराणसी जिसे हम VNS कह देते हैं और इलाहाबाद को ALD कह लेते हैं। वाराणसी से हमें इलाहाबाद जाना है। तो ध्यान दीजिए मित्रों, वाराणसी से इलाहाबाद जाने के लिए हमारे पास कई ऑप्शन है। वाराणसी से
जहाज भी जाती है, एरोप्लेन भी जाती है, वाराणसी से बस भी जाती है, वाराणसी से हम साइकिल के माध्यम से भी जा सकते हैं, और मित्रों साइकिल के माध्यम से भी हम वाराणसी से इलाहाबाद जा सकते हैं। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिए, जो जहाज का किराया है यह है आपका 2000 रुपये से अधिक, बस का किराया है 137 रुपये, साइकिल का किराया कुछ भी नहीं है, आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिए, जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन, जैसे कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हमारा एक ऑप्शन और है, ट्रेन है। ट्रेन का किराया है मित्रों 45 रुपये। तो हम किससे जाएंगे? जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होगी, समस्या को पहचानना है कि हमको बनारस से इलाहाबाद जाना है, तो हम किससे जाएंगे? अपनी चिंतन करेंगे कि हमारा जो ट्रेन है, ट्रेन 45 रुपये में ले जा रहा है, जहाज 2000 रुपये में ले जा रहा है, हम कमा थोड़ी रहे बहुत ज़्यादा, तो हम भैया बस से चले जा सकते हैं, साइकिल से भी चले जा सकते हैं, फ्री में जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। लेकिन हमको टाइम पर पहुंचना भी है और हमारे पास टाइम भी है, और दोस्तों ऊर्जा की भी बचत करनी है, तो हम सबसे बेटर ऑप्शन क्या चुनेंगे? ट्रेन चुनेंगे। तो मित्रों हम दूसरा पॉइंट इसलिए समझा रहे हैं कि कोई भी विषय वस्तु जब हमारे सामने प्रस्तुत होती है, समस्या प्रस्तुत होती है, तो हम उसके संभावित समाधानों पर विचार कर सकते हैं। कि जब हम चिंतन करते हैं हमारे पास कई ऑप्शन आते हैं, जैसे कि बनारस से इलाहाबाद जाने के लिए हमारे पास कई ऑप्शन थे। जहाज भी था जो कि जल्दी पहुँचाता लेकिन ज़्यादा पैसा ले रहा था, ट्रेन भी था, ट्रेन तेज भी चलती है, टाइम पर भी पहुँचाएगी लेकिन 45 रुपये में पहुँचाएगी, आपके सही समय पर पहुँचाएगी। बस है, पहुंचाएगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा। साइकिल है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा खपत होगी। तो मित्रों हमने यहाँ पर ट्रेन को चुन लिया, तो यहाँ क्या है? संकल्पना या संभावित समाधानों पर विचार करना। हमारा संभावित समाधान आता है दूसरे पॉइंट पर। संभावित समाधान हमने तीसरे पॉइंट पर चुन लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? समस्या से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करना। समस्या से जुड़े आंकड़ा इकट्ठा करना यानी कि मित्रों हम ट्रेन, बस, जहाज, साइकिल या क्या है, यह आंकड़ा प्रदर्शित कर रहे हैं आपके बनारस पहुंचने के लिए। लेकिन हम सभी आंकड़ों का हम कंक्लूजन कर लेंगे, आंकड़ों को निकाल लेंगे, तो हमने चौथे पॉइंट पर आ जाएंगे कि किसी एक समस्या के समाधान को हमने चुन लिया। निष्कर्ष निकालना या निष्कर्ष का प्रयोग में लाना। हम जाएंगे भैया ट्रेन से, हमारा क्या है? निष्कर्ष निकल चुका है। ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन में बैठ दिए, चल दिए, निष्कर्ष का प्रयोग भी कर लिए। तो दोस्तों इस प्रकार चिंतन स्तर निम्नलिखित 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहले हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि हमको बनारस से जाना है इलाहाबाद, फिर संकल्पना या संभावित समाधानों पर विचार करते हैं। हम बनारस से इलाहाबाद जाने के लिए बस भी ले सकते हैं, ट्रेन भी ले सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? समस्या से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करना। बस, ट्रेन, जहाज, यह सब क्या है? सूचना इकट्ठा कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष को प्रयोग में लाना। हम भैया ट्रेन से जाएंगे, यह हमारा निष्कर्ष हो गया। हम पक्का ट्रेन से चले जाएंगे, बैठ जाएंगे, हमारा यह प्रयोग भी हो जाएगा जब हम ट्रेन से पहुंच जाएंगे इलाहाबाद। तो मित्रों चिंतन स्तर आपके 4 चरणों से होकर गुजरता है। तो हमारा इस प्रकार से शिक्षण स्तर समाप्त होता है। तो वीडियो मित्रों अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।